पाकिस्तान जीडीपी $374 बिलियन, श्रीलंका जीडीपी $74 बिलियन, नेपाल जीडीपी $40 बिलियन। इन देशों की कंबाइंड जीडीपी से भी ज्यादा करीब $600 बिलियन का एसेट मैनेज करने वाली फर्म लेहमन ब्रदर्स सितंबर 2008 में बैंकरप्ट हो जाती है। इस फर्म के क्रैश होने के बाद जो हुआ उसकी शॉक वेव पूरी दुनिया में महसूस हुई। इस एक घटना से ग्लोबल फाइनेंसिंग सिस्टम दहल चुका था। मॉडर्न हिस्ट्री में अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस था। पूरी इकोनॉमी रिसेशन में थी। इसने एक ऐसे डोमिनो इफेक्ट की शुरुआत की जिसका लास्ट रिजल्ट ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के रूप में दिखा। इसी कड़ी में आज हम लेहमन ब्रदर्स के फॉल होने के बाद अमेरिका में आए उस हिस्टोरिक फाइनेंशियल क्राइसिस की केस स्टडी करेंगे जिसने पूरी दुनिया को झकझोर के रख दिया था। The worst day on Wall Street since the crash of 1987. The Dow traders are standing there watching in amazement. I don't blame them. We're now down 40. इकोनॉमी का एक सिंपल फंडा है, जब लोग ज्यादा पैसों को खर्च करते हैं तो गुड्स और सर्विसेज की ज्यादा बिक्री होती है। इससे इंडस्ट्रीज के साथ साथ इकोनॉमी भी बूस्ट होती है। लेकिन साल 2001 में .com बबल फटने और 9/11 अटैक की वजह से यूएस की इकोनॉमिक ग्रोथ काफी धीमी हो गई थी। इस समय लोग पैसों को खर्च करने की बजाय उसको बचा कर रखना पसंद कर रहे थे। ऐसे में इकोनॉमिक एक्टिविटी को दोबारा से बूस्ट करने और लोगों की स्पेंडिंग पावर को बढ़ाने के लिए यूएस फेडरल रिजर्व साल 2001 से 2003 के बीच अपने इंटरेस्ट रेट को 4.75% से कम करके 1% के हिस्टोरिक लो पर ला देता है। इंटरेस्ट रेट कम होने से लोन बेहद ही ज्यादा सस्ते और अफोर्डेबल हो गए थे। ऐसे में लोग इसका फायदा उठाते हैं और सस्ती दरों पर लोन लेकर जमीन, घर, गाड़ी वगैरह कई चीजों की खरीदारी करने की शुरुआत करते हैं। इन सब में ज्यादातर लोग लैंड और घर को खरीदना पसंद कर रहे थे। इससे रियल एस्टेट के सेक्टर में धीरे धीरे एक बड़ा बूम आने लगा था। हाउसिंग लोन लेने के लिए लोग बैंकों में टूट पड़े थे। सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था। इकोनॉमी काफी तेजी से ग्रोथ कर रही थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ अचानक ही क्रैश कर जाता है। आंसर है सब प्राइम मोर्टगेज लोन। बैंक अब तक प्राइम कैटेगरी से जुड़े लोगों को ही लोन दे रहा था जिनका क्रेडिट स्कोर अच्छा था। लेकिन हाई डिमांड और ज्यादा प्रॉफिट बनाने के मकसद से बैंक सब प्राइम मोर्टगेज लोन का एक नया ऑप्शन सामने लेकर आता है। सब प्राइम मोर्टगेज लोन में बैंक उन कस्टमर्स को भी लोन ऑफर करने लगा जो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे। बैंक इन कस्टमर्स को कोलैटरल के बदले लोन देने की पेशकश कर रहा था। बैंक को लगा अगर बंदा डिफॉल्ट कर जाता है, ऐसे में कोलैटरल पर घर तो है, उसे ही नीलाम कर देंगे। गौर करने वाली बात है कि बैंक इस समय ऐसे लोगों को भी लोन दे रहा था जिनका ना तो क्रेडिट स्कोर अच्छा था और ना ही उनके पास कोई एक्टिव इनकम सोर्स थी। इस समय बैंक लोगों को जो होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन दे रहा था उनका वो एक मोर्टगेज बैक्ड सिक्योरिटी भी बना रहा था। इसे इस तरह समझिए, हमारे किचन में चीनी, चाय पत्ती, दाल, नमक के डिब्बे रखे होते हैं। कई बार हमारी दादी मम्मी इन चीनी, चाय पत्ती, दाल, नमक के डिब्बों को एक करके उसे किसी बाल्टी में रख देती है। ठीक इसी तरह से बैंक और फाइनेंशियल फर्म जिन्होंने लोगों को कई तरह के होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन दे रखे थे, उनको वो एक करके मोर्टगेज बैक्ड सिक्योरिटी बना रहे थे। एज ए इन्वेस्टमेंट लेहमन ब्रदर्स, गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनली जैसी फाइनेंशियल फर्म इन मोर्टगेज बैक्ड सिक्योरिटी को खरीद रही थी। यानी लोन लेने वाला शख्स जब ईएमआई इन बैंकों को देता था तो फायदा उस बैंक के साथ साथ मोर्टगेज बैक्ड सिक्योरिटी खरीदने वाली इन फर्म को भी हो रहा था। लेकिन एक बात से सब लोग अनजान थे, कल को जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो ईएमआई भी बढ़ेगी। जब ईएमआई बढ़ेगी तो वो लोग लोन कैसे पे करेंगे जिनका ना तो क्रेडिट स्कोर अच्छा है और ना ही उनके पास कोई एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम है। इस पर बड़ी बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जैसे मूडीज, स्टैंडर्ड एंड पुअर से लेकर गवर्नमेंट अथॉरिटीज किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा था। इंटरेस्ट रेट जब कम थे और लोन भी सस्ते मिल रहे थे तो लोग जमकर चीजों की खरीदारी कर रहे थे। ऐसे में मार्केट में चीजों को लेकर डिमांड काफी बढ़ गई थी। इससे हुआ क्या कि धीरे धीरे महंगाई बढ़ने लगी। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए यूएस का फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने की शुरुआत करता है। सब प्राइम कैटेगरी में जिन लोगों ने लोन लिया था उनमें से ज्यादातर लोगों के पास कोई एक्टिव इनकम सोर्स नहीं था। ऐसे में किस्त की रकम बढ़ने से ये लोग डिफॉल्ट करने लगे। बैंक के अधिकारी जब लोन वसूलने के लिए इन लोगों के घर जाते तो कहते, भैया हमारे पास तो पैसे है ही नहीं, हम कहाँ से दें, आप हमारे घर की ही नीलामी कर दो। और ये एक दो नहीं बल्कि बड़ी संख्या में हो रहा था।
ये वो समय था जब यूएस का फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट को 1.75 से बढ़ाकर 5% के करीब कर दिया था। नीलामी के समय बैंक के पास तो कई सारे घर थे, लेकिन खरीदार कोई नहीं मिल रहा था, क्योंकि नीलामी और ब्याज दर बढ़ने के कारण लोगों का हाउसिंग मार्केट से इंटरेस्ट खत्म होने लगा था। इससे हाउसिंग प्राइस धीरे धीरे कम होने लगे। प्राइस को कम होता हुआ देख जिन लोगों ने महंगी कीमत पर अपने घर को खरीदा था, वो इसे जल्दी जल्दी बेचने लगे। कई जगहों पर जो घर एक समय 1 करोड़ रुपए का हुआ करता था, उसकी कीमत गिरकर 50 लाख के करीब आ गई थी। ऐसे में कई लोग जिन्होंने पहले महंगी कीमत पर घर को खरीदा था, उन्होंने सोचा भाई जब 1 करोड़ का घर 50 लाख का हो गया है और मैंने तो इसे 1 करोड़ में खरीदा था और इंटरेस्ट रेट भी बढ़ गया है, तो मुझे तो ये घर और भी ज्यादा महंगा पड़ेगा। ऐसे में मैं भी किस्त नहीं भरूंगा। इस कारण इस तरह के लोग भी डिफॉल्ट करने लगे। बड़े स्तर पर लोगों के डिफॉल्ट करने से बैंकिंग इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट बैंक्स में हलचल मच जाती है और वो भी डूबने लगते हैं। लेहमैन ब्रदर्स जैसी फाइनेंशियल फर्म जिसने बड़े स्तर पर मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटी को खरीद रखा था, कोलैप्स कर जाती है। लेहमैन ब्रदर्स दुनिया की एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल फर्म थी। इसके बैंकरप्ट होने से दुनिया के कई देशों में एक फाइनेंशियल शॉक वेव महसूस होती है। इस घटना से रातों रात 30 मिलियन से भी ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए थे। यही नहीं, इसका कैस्केडिंग इफेक्ट दुनिया भर में देखने को मिला। करीब 30 सब प्राइम बेस्ड कंपनियां बैंकरप्ट हो गई थी। पूरे देश में हाहाकार मच गया था। दुनिया के कई देशों को ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हो रहा था। स्टॉक मार्केट 8 ट्रिलियन डॉलर की वैल्यू लॉस कर चुका था। अनएम्प्लॉयमेंट अपने पीक पर थी। हाउसिंग मार्केट 50% से भी ज्यादा फॉल कर गया था। इसके बाद ग्लोबल रिसेशन की शुरुआत हो जाती है। सरकार इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए 800 बिलियन डॉलर का बेल आउट पैकेज निकालती है। बाद में एक रिपोर्ट के सामने आने के बाद पता चला साल 2006 में बैंकों ने 50% ऐसे लोगों को सब प्राइम लोन दिया था जिनके पास किसी भी तरह का एक्टिव इनकम सोर्स नहीं था। एज अ इंडिविजुअल इस फाइनेंशियल क्राइसिस से आपको कई चीजें सीखने को मिलती हैं। हमेशा कभी भी अपनी लिमिट्स को क्रॉस करके बेट नहीं करना चाहिए। लेहमैन ब्रदर्स से लेकर वे सभी लोग जो इस क्राइसिस में डिफॉल्ट हुए थे, उन्होंने रिस्क फैक्टर को कैलकुलेट किए बिना ही इन्वेस्टमेंट की थी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें।